नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शोरूम से 800 ग्राम सोने की ज्वेलरी 40,000 रुपये लूट लिए। सोना करीब 40 लाख रुपए का बताया जा रहा है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सारसोल रोड पर सुंदर ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है। शोरूम पर एक महिला समेत 3 ग्राहक ज्वेलरी देख रहे थे। इसी बीच 3 युवक ग्राहक बनकर शोरूम में घुस आए। गेटमैन ने उनके हाथ सैनिटाइज कराए। इतने में ही मास्क लगाए तीनों युवकों ने तमंचे निकाल लिए। हथियार देखते ही संचालक सुंदर शोरूम के अंदर लगे गेट के अंदर घुस गया, जबकि ग्राहक संचालक का बेटा नौकर शोरूम में ही रह गए। बदमाशों ने काउंटर पर बैठे संचालक के बेटे को गन पॉइंट पर ले लिया। जो ज्वेलरी ग्राहकों को दिखाई जा रही थी, बदमाश उसको और तिजोरी में रखी करीब 40,000 रुपये की नकदी समेट ले गए। लूटा गया सोना करीब 40 लाख रुपए का बताया जा रहा है। वारदात की सूचना मिलते ही आईजी पीयूष मोडिया, एसएसपी मुनिराज, एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद, एसपी सिटी अभिषेक समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस देर शाम तक शोरूम स्वामी से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करती रही। यूपी के एटा में बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में कार्यरत 514 उन शिक्षक शिक्षा मित्रों का वेतन मानदेय बीएसए संजय कुमार ने रोका है, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर गूगल फॉर्म नहीं भरा। बीएसए ने बताया कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी शिक्षक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। लापरवाही के चलते एडी बेसिक ने कार्रवाई करने के आदेश दिए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों, कर्मचारियों का मानव संपदा पर डाटा फीड किया जाना था। उसके लिए शिक्षा विभाग से लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जिले में 514 शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपना डाटा गूगल ऐप पर डाउनलोड नहीं किया। बीएसए की कार्रवाई में जिले के अलीगंज ब्लॉक के 119, आवागढ़ के 55, एटा नगर क्षेत्र के 8, जलेसर के 127, जलेसर नगर क्षेत्र के 7, महरेरा के 34, निधौली कला के 12, सकीट के 42, शीतलपुर के 32 शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी इसमें शामिल है। इसमें अधिकांश जो मानव संपदा पोर्टल पर सभी अध्यापकों का सर्विस बुक अपडेट किया जा रहा है और इसमें सारे सर्विस बुक ऑनलाइन किया जा रहा है। ये शासन का निर्देश है। करीब 1 साल से ज़्यादा से ये काम चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे अभी अध्यापक हैं जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जिन्होंने अभी गूगल फॉर्म नहीं भरा है, जिससे उनका डाटा करेक्ट किया जा सके। इसमें टोटल जो संख्या है 500 कुछ की है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत सारे अध्यापक हैं जो रिटायर हो गए हैं या मृतक आश्रित में जिनकी नियुक्ति है या जो किसी अन्य जनपद में या अन्य ब्लॉकों में जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उन लोगों का भी डाटा मानव संपदा पर अपलोड किया जाना है और डाटा को अनलॉक किया जाना है। तो इसमें जो जिनका मानदेय रोकने वाली स्थिति है, इसमें बहुत कम ही अध्यापक हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, उनका मानदेय रोका गया है। बाकी जो रिटायरमेंट और ऐसे अध्यापक हैं जिनका कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र हो गया है या एसआईटी प्रकरण में जिनकी जांच चल रही है, उनका भी मानव संपदा पर डाटा फीड किया जाना है। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में अवैध खनन का कारोबार जमकर फल फूल रहा। खनन के कार्य में चल रहे ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे राजमिस्त्री पवन दास की प्राथमिक उपचार के दौरान मौत हो गई।
प्रशासन की लापरवाही के चलते जनपद एटा के अलीगंज में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। अवैध खनन में चल रहे ट्रैक्टर ने एक गरीब की जान ले ली। जी हां, यह पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीगंज मैनपुरी मार्ग का है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला राजमिस्त्री पवन दास अपनी साइकिल से जा रहा था, तभी अलीगंज की तरफ से मिट्टी डालकर वापस आ रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। लोगों ने पवन दास को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लिया के पास माता दिन भट्टे के पास वो साइकिल से जा रही थी, अलीगंज से मजदूरी का काम करते थे। तो साहब ट्रैक्टर पलटा था, उसने ट्रैक्टर वाले ने एक्सीडेंट किया। तो साहब मेरे को सूचना हुआ, ट्रैक्टर हमने घेर लिया आके। तब तक जब ट्रैक्टर वाले से कहा तब उसने मारपीट की और कहा हमने पुलिस से फ़ोन कर दिया कि ट्रैक्टर नहीं कहीं जाएगा, न खड़ा होगा। तो पुलिस बाद में गई भी तो वो उल्टी हमें को मारने लगी और हमारे लड़के के ईंट भी मार दी ट्रैक्टर वालों ने, उसकी खोपड़ी में भी चोट लग चुकी है। जब साहब हम पीछे आए और मेरे भाई को वहाँ से इन्होंने भेज दिया अस्पताल में कि ये यहाँ से फिर हम लोगों को भजा दिया कि अस्पताल में जाओ। पुलिस वालों ने सामने अस्पताल में आए तो उन्होंने रेफ़र किया एटा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं की और ना मेरे को एम्बुलेंस कोई दी और एम्बुलेंस खड़ी थी, अब न जाने दिया। तब तक वो एकदम कह दिया ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। बस फिर हमको लाठीचार्ज पुलिस कर दी। फिर हम थाने को लेके आया अस्पताल से, तो पुलिस वालों ने रास्ते में हम सब लोगों को मारपीट की, गाँव वालों की और सबके। हमारे लड़के के बार में डंडा भी मार दिया, हमारी घरवाली को भी मारा। कान को मतलब इन्होंने साफ बहुत पूरी पुलिस वालों ने हमारे साथ किया, कोई हमारी सुनवाई नहीं की। अब हमको थाने जा रहे हैं, वहाँ रखी है लाश, हम कह रहे एटा ले जाएंगे, बागी नहीं ले जाने दे रहे हैं और ना साहब हमारी कोई सुनवाई हो रही। हम सब बेबस हैं और गांव वाले भी सब डर की वजह से इधर उधर खड़े हैं। और साहब उसके छोटे छोटे 4 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, वो किसी लायक नहीं है। छोटी उम्र का भाई था हमारा, हम 2 ही भाई थे, वो किसी लायक नहीं रहे और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में बेटी और दामाद की हत्या के आरोपियों को वारदात का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटी ने खानदान को कलंकित किया था, मौत ही इसके लिए सही सजा थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 तमंचे और 3 खोखे बरामद किए हैं। अली खां के नईम सिद्दीकी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाले मुजम्मिल, उसके पुत्र मोहसिन अफसर अली और जौहर अली ने 7 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे उसके भाई राशिद और उसकी पत्नी नाजिया की हत्या कर दी है। पुलिस ने लोहिया पुल के पास से मुजम्मिल और उसके पुत्र मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर 315 बोर के 2 तमंचे और 3 खोखे बरामद किए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि प्रेम विवाह करने को लेकर उनके मन में बहुत गुबार था, वह खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसी कारण दोनों को ख़त्म करने की ठान ली। हत्यारोपियों ने कहा कि राशि चढ़ाने के लिए उनके दरवाजे पर रोजाना बाइक का तेज हॉर्न बजाता था। नाजिया के घर से भागने के बाद ही मुजम्मिल ने दोनों को ख़त्म करने की ठान ली। 3 माह पूर्व उन्होंने जसपुर निवासी गुच्छन खां से 2 तमंचे और 8 कारतूस खरीदे थे। बदनामी के कारण मुजम्मिल ने काशीपुर छोड़ने का मन भी बना लिया था। उसने अपनी पत्नी को दूसरी बेटी के घर भेज दिया था। अपनी गाड़ी के पंजीकरण दस्तावेज भी उसने ARTO कार्यालय में सरेंडर कर दिए थे। 1 माह पूर्व उसने मकान का सौदा भी कर दिया था। मुजम्मिल ने बताया कि 15 दिन पूर्व बेटी और दामाद के पतरामपुर के कालू सैयद बाबा के मजार पर चादर पोशी करने की सूचना मिली थी। मजार तक उनका पीछा भी किया, लेकिन राशिद वहाँ नाजिया के साथ नजर नहीं आया। ASP राजेश भट्ट ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड के शेष 2 आरोपियों के मामले में अभी दबिशें दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आयोजित कॉन्क्लेव को आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है। इसमें भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सोच है, जो देश को वैश्विक महाशक्ति में बदलने में सीधा योगदान करेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व के एक हिस्से के रूप में 10 और 11 सितंबर को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा सम्मेलन का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर सभा में उद्घाटन भाषण दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर को NEP 2020 पर राज्यपालों के सम्मेलन को भी संबोधित किया था। NEP 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया है। NEP 2020 में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों के लिए निर्देश दिया गया है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न वेबिनार, वर्चुअल सम्मेलन और सभाएं आयोजित की जा रही हैं। फतेहपुर के 2 होटलों में सेक्स रैकेट चलाने और कई अन्य आरोपों के चलते जिलाधिकारी संजीव सिंह के आदेश पर छापा मारा गया। खबर है कि मौके से संदिग्ध सामग्री बरामद होने के बाद दोनों होटलों को सीज कर दिया गया है और देर शाम सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि शहर के इमामगंज इलाके में सदर अस्पताल के सामने सागर रेस्टोरेंट और खेलदार इलाके में बॉम्बे लॉज काफ़ी समय से अपनी कुछ इन्हीं बेजा हरकतों के कारण चर्चा में था। स्थानीय लोगों ने कई बार कार्रवाई की मांग की, लेकिन मसला हाई प्रोफाइल होने के और सेटिंग बैटिंग के चलते रफा दफा कर दिए जाते रहे। खासकर सागर रेस्टोरेंट के बारे में तो आम जन में चर्चा थी कि यहाँ सेक्स स्कैंडल चलाया जाता है और बाकायदा ऑन डिमांड व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है। वहीं शिकायतों पर कार्रवाई न होने से इनके मंसूबों पर भी कभी नियंत्रण नहीं पाया। खबर है कि आज फिर इस बाबत शिकायत पर डीएम ने एसडीएम सदर प्रमोद कुमार झा को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद एसडीएम ने सागर रेस्टोरेंट पर और नायब तहसीलदार ने बॉम्बे लॉज पर छापा मारा। कमरों की तलाशी ली गई, जहां से आपत्तिजनक सामग्री मिली। दोनों होटलों को सील कर दिया गया है। बागपत में चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव में 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 4 मृतकों का बिना पुलिस को जानकारी दिए अंतिम संस्कार करा दिया गया। श्यामलाल प्रजापति की मौत के बाद जहरीली शराब के सेवन से मौत का शोर लखनऊ तक पहुंच गया। डीएम शकुंतला गौतम ने अंतिम यात्रा रुकवाकर सबका पोस्टमार्टम कराया, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी, जिसके चलते बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है। संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ राजेश गढ़ी ने बयान लिए। जिले भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। मृतकों के घरों से बरामद हुई खाली बोतलों की जांच कराई जा रही है। सुबह 4 बजे श्यामलाल प्रजापति की अचानक हालत बिगड़ गई। परिजन स्थानीय डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने स्वीकार किया कि मृतक शराब पीता था। इस बीच लखनऊ तक जहरीली शराब से मौत का शोर पहुंच गया। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि 2 दिन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला आगे बढ़ा तो एडीएम अमित कुमार सिंह, एएसपी मनीष मिश्रा और सीओ खेकड़ा मंगल सिंह रात को मौके पर पहुंचे। मृतक के बेटे ने कार्रवाई से इनकार कर दिया, जबकि भाई ने जहरीली शराब से मौत का होना बताया। परिजन सबको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो रास्ते में शमशान घाट पहुंचने से पहले ही डीएम शकुंतला गौतम ने उन्हें रोक लिया। डीएम ने मोबाइल पर मृतक के बेटे की अपर मुख्य सचिव गृह से बात कराई। परिवार का कहना था कि वह पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते। डीएम ने किसी भी तरह समझा बुझाकर सबका पोस्टमार्टम कराया, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। देर शाम मृतक का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार करा दिया गया। उधर संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ राजेश मड़ी और जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि जिले भर में छापेमारी की गई है।
अवैध शराब और शराब की शिकायतों की जांच की जा रही है। खेकड़ा में भर्ती चमरावल के सुनील ने बताया कि व्यवस्था में 5 बार खेकड़ा में भर्ती चमरावल के सुनील कुमार ने व्यवस्था और जांच पर सवालिया निशान खड़ा किया है। उसका कहना है कि शराब पीने से उसकी हालत खराब हुई है और अन्य 5 लोगों की मौत की वजह भी जहरीली शराब ही है, जिसके चलते अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मैनपुरी के कस्बा कुरावली में भांजों ने अपने मामा की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी। इस घटना को कुरावली कोतवाली से महज कुछ कदम दूरी पर ही अंजाम दिया गया। भीड़ हमलावरों को पकड़ने के लिए दौड़ी तो वो जान बचाने के लिए कोतवाली में घुस गए। पुलिस हरकत में आई और दोनों हमलावरों को पकड़ लिया। आपको बताते कि कुरावली के मोहल्ला कुमरपुर निवासी वृद्धा शकुंतला देवी ने गुरुवार को थाने जाकर अपने दामाद राजेश कुमार और उसके पुत्र पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस पर पुलिस वृद्धा के दामाद राजेश और उसके पुत्र भोला को थाने ले आई। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस ने वृद्धा शकुंतला के पुत्र बसंत वर्मा को थाने बुलाया और वृद्धा को उसके साथ घर भेज दिया। मां को घर छोड़कर बसंत अपनी दुकान पर जा रहा था, तभी रास्ते में राजेश के 2 पुत्रों ने उसे पकड़ लिया और वहीं गिराकर पीटने लगे। हमलावरों से बचाने के लिए भीड़ दौड़ी तो हमलावर बचने के लिए थाने में घुस गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बसंत को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी लक्ष्मी की तहरीर पर राजेश, उसकी पत्नी उमा, पुत्रगढ़ शिवम, भोला और धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 4 हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। कुरावली जनपद मैनपुरी का है। इसमें आज एक व्यक्ति को उसके सगे भांजे ने ईंट से पीछे से सिर पे वार कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। CHC कुरावली के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक बसंत कुमार का अपने भांजों से और अपने जीजा से कुछ 50,000 से 1 लाख रुपए की लेन देन को लेकर के घरेलू कलह चल रहा था। इसी घरेलू कलह में ये घटना कारित की गई है। इसमें भांजा जो शिवम है उसके द्वारा ईंट से प्रहार करके गंभीर चोट कारित करना प्रकाश में आया है। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ, जो कि इसके मृतक के 3 भांजे हैं, मृतक का जीजा है और मृतक की ही सगी बहन है, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इन 5 में से 4 मुलजिमों को तत्परतापूर्वक हमारी कुरावली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रामपुर में महिलाओं के साथ पकड़े गए लेखपालों पर गिरीगाज। डीएम के आदेश पर लेखपालों को किया गया निलंबित। जी हां, तहसील सदर में रात के समय अचानक हंगामा खड़ा हो गया। 2 लेखपाल 2 युवतियों के साथ लोगों ने देख लिया। सूचना के बाद गंज पुलिस के साथ ही एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर भी मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने युवतियों से पूछताछ की। युवतियों ने बताया था कि उनको काम देने के बहाने बुलाया गया था। हालांकि इस मामले में युवतियों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। उधर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लेखपालों के खिलाफ एसडीएम सदर को जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम सदर ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया जांच में एसडीएम ने लेखपालों को दोषी माना है। जिलाधिकारी ने बताया कि दोनों लेखपाल आखिरकार रात के समय दोनों महिलाओं के साथ तहसील कार्यालय में क्या करने जा रहे थे। कहीं उनका इरादा सरकारी दस्तावेजों को चुराने का तो नहीं था। फिलहाल कुछ भी हो, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये मामला कल शाम को सामने आया था। महिलाओं ने शिकायत किया था कि वो लेखपाल के साथ गाड़ी में थे और वहाँ उन्होंने असुरक्षित महसूस किया। फिर उसके बाद उन्होंने शोर किया, जिससे कई लोग आ गए। तहसील में भी एकत्रित हुए थे काफ़ी लोग। फिर उसके बाद उन्होंने लिखित स्टेटमेंट भी दिया। महिलाओं ने, तहसीलदार की रिपोर्ट मेरे पास आई, उस पर हम लोगों ने
आरोप पत्र जारी किया है और नायब तहसीलदार को उसमें जांच अधिकारी बनाया है। जो भी इनके खिलाफ दोष पाए जाएंगे उसके क्रम में इन पे कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला गंगोत्री नगर में एक मकान में संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 5 पुरुषों और 5 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। सीओ सिटी संजय नाथ तिवारी ने बताया कि पकड़ी गई महिलाएं और पुरुषों के संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। रात को इस मामले में पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मोहल्ला गंगोत्री नगर निवासी एक महिला अपने मकान में काफ़ी समय से सेक्स रैकेट चला रही थी। बताया गया कि यहाँ शहर के अलावा आसपास के इलाकों से महिलाएं और पुरुष आते रहते थे। सेक्स रैकेट चलाए जाने की जानकारी काफ़ी समय से मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। देर शाम एसपी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर सीओ संजय नाथ तिवारी की अगुवाई में कोतवाली और थाना महिला पुलिस ने मोहल्ले में सेक्स रैकेट चलाने वाले घर पर अचानक छापा मारा। पुलिस फोर्स देखकर घर में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं 5 पुरुषों को पकड़ लिया। सीओ ने बताया कि पकड़ी गई 5 महिलाओं में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से बुलाई गई थी, वहीं 5 पुरुष शहर के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला है कि यहाँ पर दूसरे शहरों से भी महिलाओं को देह व्यापार के लिए बुलाया जाता था। सीओ सिटी ने बताया कि सभी की मेडिकल जांच कराई गई है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की थी। सेक्स रैकेट के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र के मोती बाजार में आज एक खिलौने के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अचानक आग लगने से लाखों का माल धू धू कर जलने लगा। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन कर्मचारियों को दी। अग्निशमन कर्मचारियों को मौके पर पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जहां पर आग लगी थी वह गली काफ़ी सकरी थी। पतली गली होने के कारण अग्निशमन कर्मचारियों को स्थानीय लोगों की सहायता से किसी तरह आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि 3 बड़ी गाड़ियां 2 छोटी गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर हुए नुकसान का आकलन करना मुश्किल है। वहीं पड़ोसियों ने भी कहा कि कोरोना के समय में यह दोहरी मार पड़ गई। हरिद्वार की तहसील में आज कांग्रेसियों ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित बीजेपी के पार्षदों और वार्ड अध्यक्ष द्वारा चेक बांट जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि जो चेक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने थे वो बीजेपी के पार्षद और नेता अपने क्षेत्र में बांट रहे हैं और जबरन हरिद्वार की जनता को बीजेपी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के इशारे पर यह कार्य हो रहा है, क्योंकि जो चेक सरकारी हैं वो पार्टी के बैनर तले बंटने नहीं चाहिए। उपजिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे नॉलेज में भी अभी आया है और मैंने इस संबंध में तहसीलदार साहब को बोल दिया है कि जांच करके मुझे दें कि क्या मामला है। तो चेक का मामला बता रहे हैं, किसी महिला का कोई चेक है जो यहाँ से कटा है और पटवारी को रिसीव किया है। तो देखिए, संबंधित महिला तक नहीं पहुँचा है तो उसको चेक करवाएंगे चेक कहाँ पे है और क्यों ये पहुँचा नहीं है। मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ कि जो चेक है ये चेक के संबंध में मैं जानकारी लूँगा। तहसीलदार साहब से मैंने रिपोर्ट मांगी है और अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं एक शिकायतकर्ता ने बताया कि अपनी बहन की शादी में आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाले चेक के लेटर को लेकर बताया कि उसका एक चेक आया हुआ है। इसको लेने के लिए उसने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। नवंबर में मेरी बहन की शादी थी, उसके चक्कर ये 1-2 महीने बाद मेरे पास लेटर आया था। लेटर आने से मैंने कुछ नहीं, कभी पार्षदों का फ़ोन आया कि भाई जी आपका लेटर आ गया है, बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमने की कि आप बताइए क्या करना है, आपकी इच्छा है दो, आपकी इच्छा है मत दो। 11,000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो फिर कह रहे चलो कोई बात नहीं। फिर 1 महीने तक ये लेटर पड़ा रहा हमारे पास।
फिर आज मैं खुद घर से उठा के लेटर लाया यहाँ तहसील में। तहसीलदार के व्यक्ति थे, तो मैंने पूछी ये चेक आ गया है? तो उन्होंने बोली चेक तो आ गए, मैंने सारे चेक मंत्री जी के ऑफिस भेज दिए। तो मंत्री जी के ऑफिस में मैं गया तो मंत्री जी के सब कुछ उन्होंने पापा का आधार कार्ड वगैरह सब मांगा, साइन उनकी आधार कार्ड पे भी। तो उन्होंने बोला फिर आपका चेक तो नहीं है, पहले बताइए चेक कहाँ गए थे? कि कोई हमारे वार्ड नंबर के कोई व्यक्ति हैं नीरज शर्मा जी, तो उनके पास वो चेक है। तो फिर मैंने उनका नंबर लिया, उनसे बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि आप पता है कहाँ का हूँ? मैंने बताइए मेरा तो मार्केटिंग का काम है, मैं तो घूम हुई। तो उन्होंने बोला कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए, जब आपको चेक मिलेगा। जब संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने बताया कि उसका चेक बीजेपी कार्यालय में है। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने आज तहसील गेट पर बैठकर जमकर हंगामा किया। भाजपा की दलाली बंद हो, बंद हो, बंद हो। भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। डूम मरो, डूम मरो, डूम मरो। तहसील प्रशासन डूम मरो, डूम मरो। भाजपा की दलाली बंद करो, बंद करो। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो कल मेरी एक तहसीलदार साहब से बात हुई थी, तो तहसीलदार साहब ने कहा था आप उनको भेज दीजिए। अब ये जब आज यहाँ आए तो यहाँ पे जो हमारे पटवारी जी कह लो या उनका कोई आदमी कह लो, उसने कहा कि आपका चेक मदन कौशिक जी क्या है? ये मदन कौशिक जी क्या चले गए सीधे स्वभाव। तो वहाँ से इनको बताया कि आपका चेक जो है वार्ड अध्यक्ष पे है। वार्ड अध्यक्ष से पता चला कोई नीरज सैनी है उनके पास है। तो जब ये नीरज सैनी को इन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप कहाँ घूमते फिर रहे हो? आप महापौर के यहाँ गए, आप यहाँ गए, आप वहाँ गए, आपको पता है आप कहाँ रहते हो? और आप कार्यालय में आइए और जो है आप पहले भाजपा ज्वाइन कीजिए, तब आपको जो है वो चेक मिलेगा। तो क्या तो एक तो गुंडागर्दी होगी कि पहले आप भाजपा ज्वाइन करो तब आपको चेक मिलेगा। ये सरकारी पैसा है, भाजपा का पैसा तो है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चेकों में जैसे 11,000 का चेक है तो 2,000 रुपये वो खुद मांगते हैं। पहले 2,000 रुपये दो, फिर 11,000 का चेक दो। या 25,000 है तो पहले 5,000 रुपये दो, तब आपको जो है 25,000 का चेक मिलेगा। तो इसमें भाजपा के जो छुटभैया नेता हैं वो कमीशनबाजी भी कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो तहसील के लोग हैं इन सबकी भी मिली भगत है उसमें। तो ये बंदरबाट हो रही है, सरकारी धन की बंदरबाट हो रही है, और भाजपा राजनीतिक फायदा भी उठा रही है, साथ ही साथ चेकों में कमीशनबाजी भी हो रही है। करेंगे और क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे यार, इन्हें डूब मरना चाहिए अधिकारियों को जो भाजपा के वो बने हुए। हम क्या करेंगे? हम तो रो ही रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जो है जो सरकारी अधिकारी हैं इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, इनका कितना बड़ा पेट हो रखा है, इनको डूब मरना चाहिए। हम तो जो करेंगे करेंगे ही। सरकारी अधिकारियों को डूब मरना चाहिए, इनको बांटने चाहिए ना चेक।